सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्रीय विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में। आर्थिक एवं दार्शनिक विचारों के इतिहास में कार्ल मार्क्स एक महान विचारक हैं जिन्हें साम्यवाद के जनक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा दी कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के महान शिक्षक और नेता के रूप में जाना जाने लगा। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक असमानताओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा उन्होंने साम्यवाद की वैज्ञानिक विवेचना करके संपूर्ण विश्व में उसकी विवेचना को स्थापित किया। वह एक ऐसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारक हैं जो गरीब, श्रमिक और शोषित वर्ग के बौद्धिक मसीहा बन गए। मार्क्स ने सर्वहारा और शोषित व्यक्तियों को यह संदेश दिया कि वे संगठित होकर ही सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करके अपने लिए एक वर्ग रहित समाज की स्थापना कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर आज तक चाहे किसी विद्वान ने मार्क्स की आलोचना की हो अथवा उनका समर्थन, लेकिन प्रत्येक सामाजिक विचारक ने किसी न किसी रूप में मार्क्स का उल्लेख अवश्य किया है। अब हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के जीवन, परिचय एवं उनकी विभिन्न कृतियों के बारे में। मार्क्स ने एक यहूदी परिवार में जन्म लिया। उनके पिता एक अच्छे वकील थे। इनका जन्म 1818 में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। मार्क्स के जन्म स्थान ट्रियर को प्रिंस आर्क बिशप का केंद्र माना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ से इस पर नेपोलियन का अधिकार हो जाने से धीरे धीरे वहाँ यहूदियों पर लादी गई नागरिक निर्योग्यताओं का प्रभाव कम होने लगा। इस समय यहूदियों को भी विभिन्न व्यवसायों को करने की अनुमति मिल गई। वियना में नेपोलियन की हार के बाद राइन प्रांत एशिया को सौंप दिया गया। इसके फलस्वरूप यही यहूदी परिवार पुनः अपने नागरिक अधिकारों से वंचित होने लगे। इस प्रकार मार्क्स ने अपने बचपन से ही एक विभेदकारी व्यवस्था का अनुभव किया। इसके बाद भी 1830 से 35 तक मार्क्स की जो शिक्षा है वह एक अच्छे स्कूल में हुई। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता की इच्छा अनुसार बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश लिया और 1836 में बोन विश्वविद्यालय को छोड़कर वे बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश जो उन्होंने लिया था, वहाँ से मार्क्स के जीवन में एक नया मोड़ आरंभ हुआ। जब इन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया उस समय हीगल की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय में हीगल के विचारों का व्यापक प्रभाव था। धीरे धीरे वहाँ रहकर मार्क्स भी हीगल के विचारों से प्रभावित होने लगे। इसके अतिरिक्त यहाँ विधि शास्त्र के ऐतिहासिक संप्रदाय के प्रणेता सेविगनी ने मार्क्स को ऐतिहासिक अध्ययन तथा तर्क करने की क्षमता प्रदान की और कानून का विद्यार्थी होने के बाद भी इस विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने अनेक साथियों के साथ हीगल के दर्शन पर घंटों बहस की और धीरे धीरे मार्क्स की रुचि इतिहास और दर्शन शास्त्र में भी बढ़ने लगी। 1841 में मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 1843 में मार्क्स का अपने जीवन की मित्र जैनी से विवाह हो गया। विवाह के बाद
अपने खाली समय में मार्क्स ने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर मोंटेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार से जर्मनी को छोड़कर 1843 में मार्क्स पुनः पेरिस आ गए और यहीं से उनके जीवन में बौद्धिक विकास का एक नया युग आरंभ हुआ। इस समय पेरिस न केवल सामाजिक, राजनीतिक तथा कलापूर्ण गतिविधियों का केंद्र बन चुका था, बल्कि पूरे यूरोप में सुधारवादी तथा क्रांतिकारी विचारों वाले बुद्धिजीवी यहाँ एकत्रित होने लगे थे। पेरिस में आकर मार्क्स ने भी उन बहुत से सुधारवादी और समाजवादी सिद्धांतों का गहन अध्ययन करना आरंभ किया। मार्क्स ने अपने जीवन में पेरिस की ओर होने वाला प्रवास इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था कि यहीं पर 1844 में उनका फ्रेडरिक एंगल्स से मिलन हुआ, जो जीवन भर उनकी गहरी मित्रता के रूप में बना रहा। एंगल्स के पिता एक कपड़ा उत्पादक थे। कपड़े की मिल में श्रमिक वर्ग की दशा और उनके शोषण को देखकर एंगल्स एक समाजवादी विचारक बन गए और एंगल्स के विचारों और उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्ट और उनके कार्य की दशाओं का गहन अध्ययन आरंभ किया। मार्क्स को यूरोप की सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वह जितना अच्छा जर्मन भाषा लिखते थे, उतना ही अच्छा फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा पर भी उनकी पकड़ थी। मार्क्स और एंगल्स के विचारों में बहुत समानता होने के कारण उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे, जिससे दर्शन, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था के बारे में उग्र सुधारवाद स्पष्ट होने लगा। 1845 में मार्क्स ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए दी जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक लिखी, लेकिन अपने जीवन काल में इस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हो सका। उनकी सबसे पहली प्रकाशित होने वाली पुस्तक दी होली फैमिली थी, जो 1845 में प्रकाशित हुई। इसमें हीगलवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों को एक परिवार मानते हुए हीगल द्वारा प्रतिपादित दर्शन की विस्तृत विवेचना की गई है। उनके लेखों और वक्तव्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं को एक क्रांतिकारी के रूप में ढालना आरंभ किया। मार्क्स ने एक जर्मन श्रमिकों की सेक्शन समिति की स्थापना की और बाद में इसे कम्युनिस्ट लीग जैसे फेडरेशन से संबंधित कर दिया। 1847 में कम्युनिस्ट लीग ने मार्क्स को एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने का काम सौंपा जिसके द्वारा उनके लक्ष्यों और विश्वासों को स्पष्ट किया जा सके। एंगल्स द्वारा पहले से ही तैयार किए गए एक विवरण को नया रूप देकर मार्क्स ने जो दस्तावेज तैयार किया, उसी को मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कहा गया और यह पुस्तक 1848 में प्रकाशित हुई। 1852 में मार्क्स ने ब्रिटिश संग्रहालय के रीडिंग रूम की सदस्यता ग्रहण की, जहां वह लंबे समय तक अध्ययन करते थे और इन्होंने उन पुस्तकों का अध्ययन किया जिनसे उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था की जानकारी मिल सके। एक लंबे समय तक उनका जीवन अपने परिवार और एंगल्स तक ही सीमित रहा। यह एक गहन अध्ययन काल था जिसके द्वारा मार्क्स ने 1867 में प्रकाशित होने वाली उनकी पुस्तक दास कैपिटल को लिखने की तैयारी की। 1863 में एक नया परिवर्तन सामने आया। इस वर्ष फ्रांस के कुछ श्रमिक नेताओं को इंग्लैंड के उद्योगों का अध्ययन करने तथा वहां पर अपना संपर्क बढ़ाने के लिए लंदन भेजा गया। फ्रांस और इंग्लैंड के श्रमिक नेताओं ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव करने के साथ ही एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना पर जोर दिया जिसके द्वारा तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के दोषों को दूर करके किसी ऐसी व्यवस्था को विकसित किया जा सके जो सामूहिक स्वामित्व को बल दे सके। 1864 में इस फेडरेशन की स्थापना होने पर फ्रांस, इटली और इंग्लैंड के विभिन्न विचारधाराओं वाले श्रमिक नेता इसमें सम्मिलित हो गए। इस संगठन को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता है।
मार्क्स ने इस संगठन के महत्व को महसूस किया और इसके फलस्वरूप लंदन में रहने वाले जर्मनी के दस्तकारों ने मार्क्स को अपना प्रतिनिधि बनाकर इस संगठन का सदस्य बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली बैठक में ही मार्क्स ने अपना पूरा प्रभाव स्थापित कर लिया और संगठन में पारित होने वाले लगभग सभी प्रस्ताव मार्क्स द्वारा 15 वर्ष पहले लिखे गए दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ही लिए गए। अपने जीवन के आगामी लगभग 10 वर्ष मार्क्स ने इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में व्यतीत कर दिए। धीरे धीरे यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में बदल गया और यूरोप के सभी प्रमुख देशों में इसकी शाखाएं स्थापित हो गई। इसके कारण मार्क्स की जो छिपी हुई प्रतिभा थी वह विश्व के सामने स्पष्ट होने लगी। 1867 में मार्क्स के प्रमुख ग्रंथ डास कैपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। इस समय तक मार्क्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे। जर्मनी, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड में मार्क्स के अनुयायियों और प्रशंसकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। जल्द ही डास कैपिटल का रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी और इटालियन भाषा में अनुवाद हो जाने से विभिन्न देशों के श्रमिक नेताओं द्वारा इसे पढ़ा जाने लगा। इस प्रकार मार्क्स ने समाजवादी आंदोलन को बौद्धिक आधार पर तैयार किया। जीवन के शेष बचे हुए समय में मार्क्स अपनी बीमारी के कारण कोई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं लिख सके। 1881 में मार्क्स की पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई। 1 वर्ष बाद उनकी सबसे बड़ी पुत्री भी संसार में नहीं रही। इन सब आघातों से मार्क्स अपने आप को नहीं बचा सके और अपने अध्ययन कक्ष की आराम कुर्सी पर लेटे हुए 1883 में उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। यह सच है कि इंग्लैंड की सामान्य जनता ने मार्क्स की मृत्यु पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन मार्क्स के अनुयायियों तथा संसार भर के मजदूर वर्गों के नेताओं ने मार्क्स के निधन को साम्यवादी आंदोलन के एक बहुत बड़े आघात के रूप में देखा। मार्क्स अपने जीवन में साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप देने, शोषित वर्ग को उनके अधिकार दिलाने और सर्वहारा वर्ग को संगठित करने के लिए जो भागीरथ प्रयत्न करते रहे, उनके फलस्वरूप पूरे विश्व में युगों युगों तक के लिए मार्क्स का नाम अमर हो गया। इस प्रकार से मार्क्स का जो जीवन परिचय है और उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।